What is this? आ गए। चलो बेटा बैठ जाओ फटाफट, अभी शुरू करते हैं, ध्यान दो अभी सारे। क्या नाम है? मिहिर नाम है बेटा, यहाँ ध्यान दो, पेन पेपर निकालो, यहाँ ध्यान दो। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नाउ इट्स टाइम टू फोकस। सारे पेन पेपर लेके, तो आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, जिसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं या मोशन इन 2D भी कह सकते हैं, है ना। 2D और प्लेन का सिनोनिम है, इज दैट कोई डाउट तो नहीं उसमें? अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना रहे। चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आगे जाके कंफ्यूज करती रहती है। तो अचानक ऐसा नहीं कि सर डेरिवेशन पूछते हैं एग्जाम में स्कूल में तो डेरिवेशन करा दो, ऐसा जिगजैग वे अप्रोच हमारा नहीं रहता है, ठीक है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे, बेसिक चीज़ें ध्यान से देखो, ये बात पहली। दूसरी बात ये है कि मैं पहले आपको थोड़ा समझाऊंगा, फिर उसी को स्लाइड पे इंग्लिश में लिख रखा है, जो भी डेफिनेशन वगैरह जो चीज़ें हैं, तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको इंग्लिश में कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी आप ध्यान से स्लाइड पे पढ़ सकते हो, पढ़ना ज़रूर से, ठीक है उसको। तो पहली 1-2 लेक्चर आपके थोड़े बहुत ज़्यादा वर्बोज है, स्लाइड्स में थोड़ा ज़्यादा लिख रखा है विथ पर्पस, सो दैट यू कैन राइट इट। जैसे पूछ ले कि व्हाट इज, जो बोलते हैं ना फिजिकल इंडिपेंडेंस, मतलब व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन दिस डिफाइन दैट, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के लिख सकते हो, समझ रहे हो। ये पढ़ना भी, इंग्लिश पढ़ना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक से अगर पूछूं कि हम लोगों ने 1D तो किया है, तो 1D ही 2D है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। खामोखा डेरिवेशन और बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीज़ें देख के बिल्कुल डरना नहीं है। अगर 1D क्लियर है तो वही 2D में आ रहा है, सिर्फ उसका फॉर्म अलग है। सो देन लेट अस बिगिन विद द फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस between 1D and 2D? You can think it has nothing to do with, but we will technically there is one answer, but there can be many answers from your side. What is the difference? करेक्ट है, मतलब 2 एक्सिस अभी आएगी। 1D में आपके पास एक एक्सिस थी, जबकि 2D में आपके पास 2 एक्सिस है। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस? सो व्हाट डज यू थिंक, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि एक एक्सिस थी अब 2 एक्सिस हो गई, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? उससे उससे क्या फर्क पड़ा? तो पहले हम लोग सिर्फ कंसर्न थे एक एक्सिस से, अब हम लोग कंसर्न है not only this axis but this as well as this. Call this as x, call this as y. What is the big deal there? What is the big deal? आपको रास की बात बता दूं मैं,
कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर मैं इसमें देखूं तो 1D है कि नहीं है, अगर मैं इसमें देखूं तो ये भी तो, बस तो हम वही करेंगे कि 1D में जो हमें पता है वही करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, बट अलग अलग करके, एक्स को एक्स में सॉल्व करो, वाई को सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब कि अगर मैं एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, ये वेक्टर अगर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो पहली चीज तो है कि आपका वेक्टर ठीक होना चाहिए, इसीलिए आपको शायद एनसीईआरटी में प्लेन में आपको वेक्टर पहले दिया हुआ, बट हम लोगों ने तो क्लियर किया। तो इसको क्या करेंगे कि एक ये कंपोनेंट बोलेंगे, इसको एक्स कंपोनेंट बोला जाएगा, इसको वाई कंपोनेंट बोला जाएगा, आप लोग इसको जे कैप कहते हो, इसको आई कैप कहते हो। अब वेक्टर को भूल जाओ, अब तो हो गया आपका 1D, एक्स पता है, 1D पता है, खत्म बात, वाई पता है, ये भी तो 1D है, तो भूल जाओ कि ये, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सर हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द अदर डायमेंशन, देन दैट्स द नेचर्स डीप वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। चीज ऐसी जा रही थी, लेकिन आप वेक्टर एनालिसिस से फिजिकल इंडिपेंडेंस है, एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, पता नहीं है वाई में उसको क्या हो रहा है, वाई को वाई की तरह ट्रीट करो, उसको पता नहीं है एक्स, इट हैपन्स। फिर जब आपका आंसर आएगा एक्स का और वाई का, तो क्या करो, उसको कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करते हैं, अगेन वेक्टर, यू सी दिस इज, सपोज दिस इज वेलोसिटी वी वेक्टर, तो इसको मैं कहूंगा वी एक्स और इस कंपोनेंट में कहूंगा, फाइनल आंसर मेरा वी एक्स आ गया, कैसे आया, 1D से आया, फाइनल आंसर वी आया है, कैसे आया, 1D से आया, हमारे पास दूसरा कोई 2D इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो 1D है, तो मैं इसको v कैसे लिखूंगा, अगेन फाइनली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि vx और vy हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos थीटा का कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये आप अपने हिसाब से 1D के इक्वेशन सॉल्व करो, x में y में रिजल्ट लेके आओ, फाइनली जब रिपोर्ट करते हो तो कंबाइन करो। नाउ दिस इज v, इट कैन बी s ऑल्सो, तो s के लिए क्या लिखेंगे, अगेन सेम इक्वेशन, sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर, सारी चीजें ऐसे ही तो बनती है, so you forget that you are solving 2D। now you see what is the requirement for this such examples, basics of 1D। अगर बेस 1D ही क्लियर नहीं है तो फिर 2D में क्या ही कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एसेंशियली देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 2D के कोई इक्वेशन है, कोई दूसरा फिजिक्स है, ना फिजिक्स अलग है ना इक्वेशन, सो इट इज डिमेंशन बाय डिमेंशन बोलते हैं इसको, तो हम तो सिर्फ हैं। तो चलो ये तो हो गया बात, लेकिन ये तो आपके सॉल्यूशन के लिए, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल बात करना चाहता हूं मैं कि व्हाट इज द बिग डील देयर, कि बिग डील कहां पर है, टेक्निकली क्या चीज हो रही है, मैं आपको बताऊं, आपको क्लू दूं तो 1D में 1D मतलब इट्स, I can call it x, I can call it y, it doesn't matter। पार्टिकल क्या क्या कर सकता है, लाइन को तो छोड़ नहीं सकता, तो पार्टिकल का v इसी लाइन में है, ठीक है। अब ये पार्टिकल बोले बहुत पहला है, स्टेटस से ये आपका v1 है, मतलब इनिशियल, थोड़े टाइम के बाद ये हो जाता है v2, मतलब यहां से यहां तक चला जाता है, पहले इतना था इतना हो गया, ये v2 है, ठीक। तो क्या हुआ इसके साथ, जीरो पे ये था, आफ्टर लेटेस्ट से सम टाइम t ये हो गया, क्या हुआ इसके साथ, वेलोसिटी बढ़ी, वही तो हुआ, और कुछ हुआ, क्यों बढ़ी, करेक्ट, यू नो ऑल, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेलरेशन which tends to increase or decrease this thing, there is nothing else, is there anything else। कोई कहे कि चलो थोड़े टाइम के बाद बढ़ी नहीं, इतनी हो गई, थोड़े टाइम के बाद इतनी हो गई, क्या हुआ, ये घटी, क्यों, एक्सेलरेशन की वजह से,
अब इसको आप डिसेलरेशन बोलो, बात अलग है, टेक्निकली तो उसको एक्सेलरेशन ही कहेंगे। ए डॉट वी, इस केस में ए डॉट वी आपका लेस देन जीरो, इस केस में आपका ग्रेटर देन जीरो। इससे ज्यादा 1D में कुछ है ही नहीं, पार्टिकल जाता है फिर वापस आता है, वापस जाता है, यही चीजें तो है। लेकिन द पार्टिकल इज नॉट अलाउड टू लीव दिस लाइन। नाउ दिस लाइन कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी, अब डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता। अब 2D में क्या होगा बताओ, जो एसेंशियल चीज है वो बता रहा हूं मैं। 2D में होगा क्या कि भाई वेलोसिटी यहां थी है, अब वो जरूरी नहीं कि अब उसका एक्सेलरेशन भी यहां हो, एक्सेलरेशन यहां है, वेलोसिटी यहां है, क्या करोगे? ये बेसिक डिफरेंस। पार्टिकल के पास दो चीजें होती है, तो 1D में तो आप सेफ थे कि भाई जहां भी हो दोनों एक ही लाइन में है, या तो इधर या तो इधर। लेकिन अब देखो कि ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, अब क्या करोगे? तो अब आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, पहले मैं इसको इस लेक्चर में पहले उसको एड्रेस करेंगे कि इस चीज की वजह से क्या क्या नई नई चीजें हो सकती है। तो अगर ये क्लियर हो गया तो फिर 2D आपका क्लियर है। फिर तो बस जो नई चीज थी उसको आपने ढंग से समझ लिया, तो फिर 1D का बेस क्लियर है। तो ये नया थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं मैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो ये जो अगली स्लाइड में है यही चीज समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है ना, वो गड़बड़ करते हैं। जैसे बताऊं मैं कि एक तो है कि चलो ये v था, बोले ये एक्सेलरेशन a है, बोले क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर है, तो उसका v पे तो कंपोनेंट 0 होगा। हाँ तो क्या होगा? y पे ही बचा 1D हो जाएगा, मतलब v पे कोई असर होगा? नहीं, एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं। तो इसको मैं देखो यहाँ ही इज राइट बट नॉट कंप्लीटली राइट। ही इज राइट इन अ वे कि ये अगर 10 था तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये 10 ही रहने वाला है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसको ना बढ़ा सकता है ना मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन ये एक्सेलरेशन इस चीज को ऐसे कर देगा। उसका मैग्नीट्यूड उसने चेंज नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? उसकी डायरेक्शन, और ये करता है। तो क्या होता है कि अब क्या होता है कि अब हम एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। एक कंपोनेंट है जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, एक कंपोनेंट है जो कि डायरेक्शन को चेंज करता है। अब दोनों कंपोनेंट को आपको मैं आपकी स्लाइड में ध्यान से देखना, दोनों कंपोनेंट के काम समझना, दोनों के नाम समझना, फिर आगे जाके कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये तो आगे क्या होता है सर, अल्फा क्या है, एटी क्या है, ए आर क्या है, ए क्या है, all messed up. So therefore, not jumping directly to the derivation which is given in NCERT, we are doing the best. ओके अब ध्यान से देखो, चलो मैंने सारी चीजें जो है एसेंशियल आपको बता दिया। अब आप क्या करो, और फिर लास्ट में एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे फिजिकल इंडिपेंडेंस के, ताकि आपका वार्म अप हो जाए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, चलो ये तो समझा दिया मैंने। यही चीज थी कि 1D में सिर्फ 1D में जा रहा है, 2D में दोनों चीजें हैं। तो ये जो कोर क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया। हैव अ टाइम एंड लुक एट इट, हाउ डू वी, जो मैंने समझा है वही चीज है कि कोर क्वेश्चन क्या है 2D में। है ना, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक लाइन में नहीं है, तो ये ही तो कोर प्रॉब्लम है 2D में, एसेंशियल। समझ गए बात को? तो अब इसी कोर प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाता है वो चीजें हैं। देखो अब 2D में तो कोई भी कर्व हो सकता है, ये जो ब्लू कर्व है वो 2D है, कहीं भी जा रहा है पार्टिकल, कैसे भी घूम रहा है।
इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 थी। एक्सेलरेशन डिफाइन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो यू से इट इज डे v2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो भी टाइम लिया उसने। और ये ट्रिक तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आप क्या करो कि ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो डेल्टा वी की डायरेक्शन है, और क्या करो ऐसे केसों में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी केसों में टिप टू टिप ही ज्वाइन करो। आसान है आपके लिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन दी हुई है, इसकी डायरेक्शन दी हुई है, और v2 माइनस v1 मतलब v2 की तरफ, तो ये इसकी डायरेक्शन है ना। ऐसा नहीं कि यहां दिखा दिया। तो ये चीज तो आपको पता ही है, जो पहले डेल्टा वी का तो कोई मतलब ही नहीं था, डेल्टा वी और वी एक ही डायरेक्शन में थे पहले तो। लेकिन अब डेल्टा वी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, 2D है, मैटर करता है, तो उसकी ये ट्रिक है, टेल टू टेल जॉइंट ट्रिक है ये। आप हेड टू, आपका जो वेक्टर है उससे भी आप कर सकते हो, देखो यही आएगा। करना है आप करो नोटबुक पेन में, नहीं हुआ तो मैं बोर्ड पे करूंगा। हेड टू टेल भी वही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। आपको तो हेड टू टेल आता है कि नहीं, तो करके देखो हेड टू टेल। अगर नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं करूंगा। आ गया ना। जिन लोगों का नहीं आया वो गलती कहाँ कर रहे हैं मैं बता दूंगा। वो क्या करेंगे कि फ्लिप नहीं करते होंगे, उसको हेड टू टेल करके उसको माइनस v1 बना के पीछे एक्सपेंड कर दो ना, तो भी वही है। मतलब v2 माइनस v1 चाहिए, तो v2 को तो v2 की डायरेक्शन में ड्रॉ करके रख दो, और v1 की डायरेक्शन क्या करोगे, पीछे एक्सपेंड कर दो माइनस v1। माइनस मतलब उसको फ्लिप करना पड़ेगा। माइनस v1 मतलब ये ऐसे होगा, सुनो ना, ये ऐसे होगा, ये फ्लिप हो जाएगा पहले, ठीक है कि नहीं। अब ये फ्लिप हुआ तो ये फ्लिप उठा के मैं यहां रखूंगा, तो ये मेरा v2 है, ये मेरा v1 है। देखो आपका हेड टू टेल मेथड है, हेड टू टेल मेथड है। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन आई कि नहीं आई, आ गया। तो बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ट्रिक है वो आपको काम आएगी, क्योंकि ईस्ट में जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, ये सारे प्रॉब्लम देखेंगे आगे आगे। तो वहां पे हेड टू टेल नहीं, सीधा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दे ही दी होगी एग्जाम में। अच्छा, अगर v1 माइनस v2 पूछा है तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, v2 माइनस v1 पूछा है तो डायरेक्शन ऐसे आएगी। ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। एक फास्टेस्ट मेथड है, नहीं तो फिर अपना बेसिक से चलो, डजंट मैटर, ठीक। बट ये प्रॉब्लम अपने 1D में नहीं था, दिस वाज नॉट देयर इन 1D, क्योंकि आइदर इधर था आइदर इधर था। लेकिन अब से देखा आप लोगों ने, देखो पहले 1D में क्या हो रहा था, जो मैंने बताया यही चीज है। v2 यहाँ है, v2 माइनस v1 यहाँ आएगा, जो भी है एक ही लाइन में हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये 1D का केस है। अगर ये घटा तो भी ये v2 माइनस v1 मतलब v2 यहाँ था तो हेड एरो यहाँ आया आपका, 1D का केस सिंपल था। 2D में देखो हमने क्या किया, v1 v2 थीटा पे थे, ये करके रख दिए ये। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, दिस डायरेक्शन कैन बी, 2D में कुछ भी हो सकता है। तो कैसे निकालना ये पता चल गया आप लोगों को, यही चीज है।
वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज हो, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज हो, डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। और ये केस क्या है? ये लास्ट केस क्या है? दोनों चीज चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, द मोस्ट जनरल केस। अब इस केस को पहले समझते हैं, है ना। ये केस क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बताओ आप लोग मुझे। स्पीड सेम है, वेलोसिटी तो कभी हो नहीं सकती कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो, ये आगे आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, ये सर्कल है, ओके। सर्कल पे वेलोसिटी कहाँ होती है बताओ? टेंजेंट होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट। क्लियर है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारे 10-10 है, लेटर से ये सारे, मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है, मतलब करेक्ट, लेकिन कहाँ है वो? हाँ, लेकिन कहाँ है? तो जैसे मैंने अभी अभी तो कहा आप लोगों को कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन वो है जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है। तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? परपेंडिकुलर होता है वो। मतलब कि इस वेलोसिटी को अगर एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर इस इंस्टेंट पे है तो ये परपेंडिकुलर है, इस इंस्टेंट पे है तो ये, अब कहां पर है ये एक्सेलरेशन बताओ? इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है? टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि वो घुमा रहा है इधर, तो अपनी तरफ खींचेगा तभी तो घूमेगा वो। तो देखो ये सारे ऐसा है, ये सारे एक्सेलरेशन, मैं कोई भी पॉइंट लू, सर्कल की प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर कब होता है? जब वो आप सेंटर से जोड़ो तो ये अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब सर्कमफरेंशियल पॉइंट सेंटर से जोड़ते हो तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो ही जाता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल सर्कल में तभी घूम सकता है जब उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा हो, और वो ही एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कोई और भी नाम दे, अल्फा दे दे कोई नाम से मतलब नहीं, पहले तो अंडरस्टैंडिंग तो करो। अभी तो समझाया था मैंने, तो वो चीज अभी आएगी। तो जो सर्कल में घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है सर्कल में? क्योंकि उसके पास दूसरा कोई एक्सेलरेशन है उसके पास। अगर होता तो क्या होता कि, हाँ आप समझे आप लोग। तो एक कंपोनेंट का काम आपको समझ में आ गया कि ये जो रेडियल कंपोनेंट है उसका काम क्या है? गोल गोल घुमाना। एग्जैक्टली समझ गए? तो चलो इसी को अब आगे ढंग से देख लो आप लोग। हाँ नहीं, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन हर वक्त बदल रहा है तो क्या होगा बताओ? चलो गुड क्वेश्चन, नहीं गुड क्वेश्चन। तो क्या होगा? लेट अस से कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो सर्कल बनेगा। ऐसे इसको हम ए आर बोल रहे हैं, है ना। ये अभी देखेंगे ए आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ये रेडियस होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ोगे तब यही चीजें आपको आएगी काम, तो ये तो बाद में। लेकिन ये सवाल ये है कि ये ए आर जब कांस्टेंट हो ना तभी सर्कल बनेगा, करेक्ट। अगर ए आर ही बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्या होगा? हाँ
वो क्या होगा कि अगर ए आर अगर बढ़ रहा है ए आर तो अपनी तरफ खींचेगा, तो आप ऐसे ऐसे कुछ इमेजिन करो, लेकिन हाँ नहीं नहीं, वो अपने सेंटर की तरफ खींचता जाएगा। एल आई कैन से इज फॉर श्योर रेडियस तो कम हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट ओमेगा, बिकॉज ओमेगा के लिए दूसरा कंपोनेंट चाहिए होगा, है ना। अगर घट रहा है, ये घट रहा है तो उल्टा होगा, स्पाइरल आउट होगा वो, बट इट विल ऑलवेज बी कर्विंग अराउंड दैट पॉइंट। ठीक है, ये भी आएगा, ये ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो ठीक है, लेकिन ए आर भी बढ़ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ये थोड़ी एडवांस चीज है, एडवांस में यही चीजें आपको होती है। हाँ, एक पॉइंट पे बनेगा, मतलब डिपेंड्स कि कौन सा रेफरेंस में आप देख रहे हो। हाँ, और ऐसा टेंडिंग टू जीरो तो परफेक्टली मैथमेटिकली यू से इट इज स्ट्रेट लाइन, बट फॉर द साइज एंड ऑफ द मोशन आप कंपेयर करना पड़ेगा, आपको पता है कब क्या कंपेयर करना है, ऑर्डर कंपेयर करते हैं उसको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सिचुएशन, बोल देखो वन क्या बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड, तो फोर्स ही जीरो है क्योंकि अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस केस में एफ एंड वी पैरेलल इंक्रीज हो रही है, इस केस में एफ एंड वी अपोजिट डिक्रीज हो रहा है। ये सब चीजें आपको पता है। अब यहाँ के देखो क्या हो रहा है। नाउ दिस इज 2D केस, व्हाट इज हैपनिंग, सी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो, force is always perpendicular. In order to be the particle going in circle, either you say force or you say acceleration. It has to be perpendicular, and that perpendicular acceleration we call it as radial acceleration, or you call it as centripetal acceleration. ठीक है, तभी तो वो कर्व घूमेगा, नहीं तो घूमेगा नहीं। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर लगा इसको बढ़ा दिया, ये गलती नहीं करना, अभी बढ़ाना नहीं है उसको, उसको क्या करना है, कर्व कर देना है। और वो कर्व की रेडियस हम ढूंढ लेंगे, हाँ उसको ढूंढ लेंगे आराम से। चलो देखो, ये थोड़ा सा गलत ड्राइंग है लेकिन चलेगा, इट डजंट मैटर। ये देखो, अब देखो क्या हो रहा है, जनरल एक्सप्रेशन है। कैन आई आस्क सम ऑफ यू टू एक्सप्लेन मी दिस, और अगर एक पॉइंट से हम एक पॉइंट से एक पूरा सर्कल बना दे, दूसरे पॉइंट से भी एक सर्कल बना दे, तो दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। हाँ हो सकता है। पूरा क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? तो मैं तुमसे 100 रुपये लूंगा, तुम कंपनी से ले लेना, ठीक है? और अगर हम उसको आप कंपोनेंट के थ्रू ब्रेक करने को बोल रहे हो या फिर, अब देखो ये जनरल केस है, किसको पूछूं मैं, ये मुझे समझाए। नहीं तुम नहीं, हाउ अबाउट यू? मैं सोच रही थी सर मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं इसने बोला मुझे, मैं तो अर्णव को पूछने वाला था। अच्छा चलो दोषी सर को पूछते हैं, क्या चल रहा है बोले सर? यहीं पर है, हमारे साथ हैं आप। कैन यू एक्सप्लेन दिस डायग्राम? देयर इज एवरीथिंग इज रिटन देयर। थोड़ा सा अच्छा अजीब है। उधर तो समझ आ गया कि वेलोसिटी टेंजेंट है परपेंडिकुलर सरफेस, उसके बाद एक्सेलरेशन कहां से आया समझ। चलो चलो मैं समझाता हूँ।
ध्यान दो अभी यहाँ पे, ये डायग्राम ये बता रहा है कि किसी कर्व पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी कर्व पे कहाँ होती है, हमेशा टेंजेंट होती है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। स्ट्रीमलाइन आएगी फ्लूइड्स में तो यही कॉन्सेप्ट आएगा। लाइन को टेंजेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो उस पॉइंट पे पार्टिकल कहाँ जाना चाहता था, बोले यहाँ जाना चाहता था। सर आया तो यहाँ पे है, लेकिन आप कह कैसे सकते हो यहाँ, क्योंकि उस पॉइंट पे उस वक्त वो जाना कहाँ चाहता था, तो यहाँ आया क्यों, क्योंकि किसी ने उसको खींचा है, किसी ने उसको खींचा है, इसीलिए वो यहाँ आया। और कौन खींच रहा है उसको, एक्सेलरेशन खींच रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन खींच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायग्राम में ये बताना चाहता हूं मैं कि उसके पास एक था v और अब देखो ये v जो है ये भी चेंज, देखो ये जो येलो एरो है वो क्या दिखा रहा है, अब आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट आ रहे हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है बताओ, ये टेंजेंशियल है। और ये आपको अभी पता है इसका काम क्या है, इसका काम है गोल घुमाना। लेकिन इस बंदे का काम अब आपको नया है, ये बंदे का काम है, इसको 10 था तो ये क्या करेगा 20 करेगा, या हो सकता है 5 करे, डिपेंड कि किस डायरेक्शन में लग रहा है ये। अगर उसकी सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको पता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो डिक्रीज होगा। अब आपको यहाँ पे दो चीजें आई, समझ गए आप बात को। तो जो टेंजेंशियल था वो आपका 1D का काम कर रहा है। 1D में क्या कर रहा था, एक्सीलरेशन। 1D में आपको पता है एक्सीलरेशन की वजह से या तो वेलोसिटी घटती थी या तो बढ़ती थी। दूसरा कंपोनेंट है वो 2D का काम है। उसका काम क्या है कि ना मैग्नीट्यूड को मैं नहीं चेंज करूंगा, मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, है ना। तो अब दो कंपोनेंट हो गए। तो अब जब कभी भी दो कंपोनेंट होते हैं तो ये जो रेड एरो है वो क्या होता है और कैसे होता है, कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा तो यहाँ पे 0 होता है क्योंकि ए आर एंड ए टी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम लोग यही लिखेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सर ए दिया था कि ए आर दिया था कि ये दिया था। एक अल्फा भी देखेंगे आगे आगे आगे। ए है आपका नेट एक्सेल, उस पॉइंट पे उसका नेट एक्सेलरेशन है वो, है ना। तो ये डायग्राम में गलत क्या है कि ए टी यहां पर है, ए आर इसको परपेंडिकुलर यहां होना चाहिए, ये ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या किया भाई, ओके ठीक है भाई, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, और ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं दिखा है तो हेड टू टेल इसको ऐसे आता, ये ऐसे आता, ये ए है, डजंट मैटर, नेट एक्सेलरेशन है वो। तो जनरल पॉइंट आप समझो आप लोग। जनरली तो उसको ऐसा जरूरी नहीं कि ए आर ही लगे, जनरली तो उसको क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर आपको उस ए को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक है टेंजेंशियल एक है परपेंडिकुलर। फिर आप अपना 1D के कॉन्सेप्ट लगाते जाओ। हाँ सही, सही है, सही है। मतलब अपना A+B किया है तुमने। मतलब वो उसको, ये जनरल मोशन है, प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। जनरल मोशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। हाँ
हाँ सर, 2D में भी तो वही फॉलो होगा। एक नीचे वाले कोई कंपोनेंट है हम्म जो इसको नीचे 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 डालकर इंक्रीज पे करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसका मैग्नीट्यूड की बात, जीरो मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वो है जो उसका टेंजेंट लगे, और कर्व जो है वो उसको परपेंडिकुलर लगे। क्या होगा फिर? ठीक है, क्लियर है, अभी आगे बढ़े। कोई नहीं मैंने लिख दिया। आई हेट तरह का लाभ भी अच्छा, इसको बोला गया कि झुक जाओ, ऐसा? तो अच्छी बात है ना, तो क्या बुरा है? इतना नहीं है, लोगों को लास्ट मिनट पे बैठना चाहिए है ना। हाँ, उल्टा बोलो, आप लोगों को आगे बैठना नहीं। यहाँ भी तो जगह है, आप यहाँ भी बैठ सकते हो थोड़ा। चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आगे हम जब आएंगे ना, तो ए को कई बार अल्फा अगर बोल दूं, कंफ्यूजन नहीं होगा अभी आपको, अगर ये क्लियर है तो। फिर देखेंगे कि क्या अल्फा में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट बेसिक अगर क्लियर है तो फिर आपको कभी परेशानी होगी नहीं। चलो, अब आपका आता है फिजिकल इंडिपेंडेंस। टॉय में होते हैं ना अपने यहाँ के, अपने हैं? गलत बताया वो, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाते हैं उसको, लेकिन ठीक। चलो अभी यहाँ ध्यान दो आप लोग। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, थोड़ा मैं समझा दूंगा कि जैसे मैंने समझाया वही बात है कि आप y और x भूल जाओ, आप अपना जो 1D का आपका नॉलेज है वही लगाओ। चलो एक बार दिखा देता हूँ ये क्या है, आप लोग देख लो इसको। मेरे पास इक्वेशन कौन से बोलो? और है आपका ऐसा है, मेरे पास इसके सिवा और कोई टूल है नहीं। अच्छा, अब मैं ये बोलूंगा कि आप अगर x में इसको सॉल्व कर रहे हो, बात अब ये देखो, ये इंजन जो है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मैं x में सॉल्व करूंगा तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे सारे और इसको t को x लिखूं कि नहीं लिखूं? आप बोल रहे हो, उस दिन नहीं बोल रहे थे, उस दिन नहीं बोल रहे थे। मतलब ये टॉय जहां भी जाए x में भी उतना ही टाइम लगने वाला है, y में भी, तो टाइम को x और y मत लिख देना, क्योंकि इवेंट तो एक ही हो रहा है।
एक्स वाई तो हम कर रहे हैं। तो अब आप क्या करो कि वाई में अगर लिखना चाहो तो वाई में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 इक्वेशन, इट डजेंट मैटर कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप अपना एक्स में सॉल्व करो, मतलब आपका काम बढ़ गया, आपको 2 चीजें 2 बार सॉल्व करनी। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बताई है कि ये अब इसका इंजन मैं दोनों में चालू करूं तो ये इंजन मतलब ये एक इधर भी ले जा रहा है, इधर भी ले जा रहा है, तो इसका अल्टीमेटली ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ये अल्टीमेटली ऐसे जाने वाला है अगर दोनों एक साथ चालू कर दिए तो, है ना। ऐसा होना चाहिए, सॉरी ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे जाने वाला है क्योंकि ये उसको ऊपर खींचेगा, ये इसको यहाँ खींचेगा, है ना। और हम क्या करेंगे, एक्स में सॉल्व करेंगे, वाई पे सॉल्व करेंगे, और जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे अगर हम वापस आए, वापस कैसे आना है आपको पता है, कैसे पता है, वापस आता है ये, वापस ऐसे आना है, ऐसे। तो मैं वापस एस अगर उस टाइम के बाद तो मुझे ये एस मिल जाएगा, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। मैंने ढूंढा था एक्स में यहाँ, वाई में कहीं और था, लेकिन मैं जब कंबाइन करूंगा तो मैं अपनी ये लाइन पे आ जाने वाला था। तो यस, अगर y डायरेक्शन में जो खींच रहा है वो एकदम नेग्लिजिबल हो और x में बहुत ज्यादा फोर्स खींच रहा है, करेक्ट करेक्ट, तो वो x की डायरेक्शन में भी एक्स की डायरेक्शन बहुत ज्यादा जाएगा, और थोड़ा सा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, थोड़ा सा ही जाएगा, है ना। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। इस बार 5 एक्सरसाइज नहीं है, एक ही प्रॉब्लम दूंगा, देखता हूं कौन उसको, नहीं नहीं 5 के बराबर नहीं, थोड़ा आपको सोचना है। देखो, तो ये जो बताया वो है ना, वाई में इंजन ऑफ है तो ये ऐसे जाएगा, अब वाई में भी ऑन कर दिया तो कैसे जाएगा, ये दोनों अगर चालू कर दिया तो ऐसे जाएगा। क्लियर है, ये देखो, ये आपको पूछते हैं इसलिए लिख रखा है, दोषी यहाँ ध्यान दो बेटा, ये पूछते हैं कि व्हाट इज फिजिकल, ये क्या है इंडिपेंडेंस, एग्जाम में स्कूल में, तो डिफाइन फिजिकल इंडिपेंडेंस, तो इंग्लिश में लिख सकता है, मतलब आपको पता है, अब इंग्लिश में लिख लो, जरूरी नहीं है बट इतना भी क्रूशियल चीज नहीं है। ठीक है, सब ई आ रहा है उसमें, नहीं इंस्टेंटेनियस मतलब फंक्शन दिया है तो होगा, नहीं दिया है तो कुछ और दिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड मांग रही हूँ और मेरे को एक इंस्टेंस पे ढूंढना है तो मैं उसको उसके कंपोनेंट्स के सेट करके, हाँ, तो या तो कंपोनेंट दिए होंगे, या तो वेक्टर दिया होगा, या तो इक्वेशन दिया होगा। इतना सारा लिखने की बजाय आप, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किए थे ना, उससे भी एग्जाम में जब कभी भी डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको एज मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। अच्छे डायग्राम ड्रॉ करो एग्जाम में, ज्यादा अच्छे ड्रॉ किए तो भी नहीं मिल सकता है।
क्योंकि आप बिल्डिंग्स, हाँ, फाउंटेन्स ड्रॉ करोगे, उन्हें तो चाहिए, उन्हें तो एरो चाहिए, प्लस माइनस चाहिए यहाँ पे तो, और क्या। आपका वैसे एग्जाम कैसा गया 1D का? अच्छा गया ना? सर वो यूनिट मीटर देखना सर, वही अकेला था। हाँ मैंने मैं तो पहले भी नहीं देखा सेंटीमीटर्स करके जगह मीटर। मैं तो वो ध्यान से देखा था एकदम, 2 बार ग्राफ पढ़ा, लिखा सेंटीमीटर पर सेकंड में। सर मैंने फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी कहाँ है 1D में आता है फ्रीक्वेंसी? अरे नहीं, इतना यूनिट से मेजरमेंट। अच्छा, यूनिट मेजरमेंट। मैंने फ्रीक्वेंसी का L माइनस चलो यही है, यहीं तो सीखना है। आप तो नाटा आड़िए पढ़ना सीखो। एक साइड बड़े आगे बढ़े। सर पिक्चर सर मैंने वो कर दी सर, 60 माइनस 20 को, सॉरी 60 माइनस 20 को मैंने 20 लिखा है। अमेजिंग। एक पेपर के लिए मिस्टेक हो गई, देखो हो गया। तो देख लो, ये भी अच्छा है अपने, ये भी भूलना नहीं है हमें। 2D में दोनों काम करने हैं हमें, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नहीं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही है, जो भी होगा टेढ़ा होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। नहीं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है जो एक्सेलरेशन जहां जा रहा है वहीं पर है वो। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी गड़बड़ है। चलो लो सॉल्व करो इसको। ये आपको वार्म अप है, देखो इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्यों नहीं? अभी आपको सिर्फ अलजेब्रा करना है, आप तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। मतलब टॉय प्रॉब्लम है, एयरक्राफ्ट भी टॉय है, प्रॉब्लम भी टॉय है। मतलब आप भूल ही जाओ कि x में y कोई था, y में x कोई था। इजी है एकदम, 1D लेके ही सॉल्व करना है। टाइम तो एक ही रहेगा, T5 है तो T5 तक ही जाएगा वो। थोड़ा और जोर से। सब कुछ तो दिया है। अरे बेटा देखो, ये दे दिया है, हैं? अब ये देखो, ये भी दे दिया है। सर ये भी दे दो हमें, वो भी दे दो, और एक काम करो प्लग इन करके भी दे दो, और फिर क्या करो कि थोड़ा थोड़ा आंसर भी दे दो। अगर देना है तो अगली स्लाइड करूं मैं, करो सॉल्व करो। और क्या, डिस्प्लेसमेंट ढूंढो। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये तो सिर्फ
बहुत वेरिएशन हो सकते हैं आपको वार्म अप के लिए। और फाइनल वेलोसिटी टोटल में या फिर कंपोनेंट्स का? वेलोसिटी मतलब होता है टोटल, वेलोसिटी का मतलब एक ही आंसर होता है। ये निकाल दिया उसने। अरे ये मतलब ए वाला पार्ट। अच्छा ए वाला था, ओके। हैं? We find it 25 hours. एक तो 65 आवर ने 120 अबे 200 आया अच्छा 200 आया डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा 175 था ना और x6 पर 40 hours है और y axis पर 287.5 hours है। लो में 200 हां करेक्ट कैलकुलेशन में गलत हाँ कैलकुलेशन में गलत है। मैंने वो 15 की जगह 10 ले लिया तो सेकंड पीछे करो। हाँ मतलब अल्टीमेटली तो वो यहाँ कहाँ पर है वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, बढ़िया आई प्लस जे करके लिख दो तो भी चलेगा। गुड। तो थीटा कितना आ रहा है आपका? थीटा क्योंकि डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? टेन थीटा करोगे, वेरी गुड। वी वाई बाय वी मतलब जे कैप बाय आई कैप। कौन सा कर रहे हो? ये रूट निकालो, जो भी नजदीक का रूट है उसको पकड़ लो। डिस्प्लेसमेंट भी करना ठीक है SY T100 है और ये 350 आ रहा है, ये 350 है। अब वेलोसिटी निकालो। थोड़ा पीछे का 120 फिर उसको 120 आई के प्लस 65 जी के मतलब ये y डिवाइड बाय ये करो, y डिवाइड बाय ये करो तो थीटा आ जाएगा आपका। बोलो कितना पीछे करूं आगे करूं? हो गया पीछे। रूट में तो कुछ मेरे को डेटा दे रूट में क्या आ रहा है? 180 टेन थीटा के लिए कर 1.3 थीटा। बहुत कम लग रहा है मुझे, देखो। अरे वी वाई बाई वी एक्स करना है ना आप लोगों को। टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स होता है, जे कैप बाय आई कैप। It's okay.
tan तो 13/24. हाँ तो 13 बाय कैसे निकालोगे उसको? चलिए डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, ये अगर ये वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की? तो tan इनवर्स का हमको नहीं एंगल कितना आ रहा है? 13/24. Sorry, angle तो नहीं आएगा. अच्छा, अब आप क्या करो कि tan 45 कितना होता है? 1 होता है। अब वो इनवर्स जाता है, मतलब बढ़ेगा तो कम होगा वैल्यू, तो वैल्यू अभी एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, हाँ, और sin थीटा तो साइन थीटा बढ़ता है, cos थीटा और सॉरी बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो अगर एंगल बढ़ेगा उस रेफरेंस से 45 के रेफरेंस से, वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा, वैल्यू कम होगी तो एंगल, तो वैल्यू कम आ रही है 1 से, तो वैल्यू कम आ रही है तो एंगल कम हो गया अप्रोक्सीमेटली। 1 के करीब रख दो, मतलब देखो 1 होता तो 45 होता, तो 0.5 होता तो कितना रखते आप? ये तो 1/√3 सर ये 1/√3 के आसपास आ रहा है 1/√3 तो आपको पता है क्या होता है वो? 30 तो हो गया तो 30 रख दो, 30 चलेगा, दौड़ेगा क्यों नहीं, ऑप्शन में दिया जाएगा। समझ गए ना, 1/√3 आ रहा है वो। ये किया पहले, ये सबसे पहले यही नहीं कर पाते आप लोग। tan अल्फा होता है j कैप बाय i कैप, यही है बस, हो गया। अब मैं आपको, अब ये वार्म अप हो गया है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? चलो यही फिगर भी यही ले लेते हैं, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है? ये एंगल ले लो 37 डिग्री, मैं जो दे रहा हूं और जो पूछ रहा हूं, हाँ ये 37 डिग्री ले लो, और ये ले लो 10 मीटर पर सेकंड। मैंने नहीं, मतलब मैं एक पार्टिकल को फेंक रहा हूं, तो जो फेंक रहा हूं वो ये एरो है, ये 37 डिग्री है, और ये, ठीक है? अब 1 सेकंड के बाद उसका मुझे वेलोसिटी x में, वेलोसिटी y में, वो सारी चीजें बताओ मुझे। चलो दूसरा बैकग्राउंड दे देता हूँ, चलो लो बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये सुनो, अगर ऐसा फेंका मैंने, ये ऐसा फेंका, तो इसकी हालत क्या होने वाली है? बोलो फ्रेया, अगर ऐसा फेंक, ये ऐसे होने वाला है, ऐसा होने वाला है, अग्रीड है? तो अब मैं आपको पूछूं कि मुझे मैक्सिमम बताओ, ये बताओ, इसको रेंज बोलते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? मैंने वार्म अप एक्सरसाइज तो करा दी आपको, वही चीज इसके ऊपर रिपीट करो आप लोग। You will know. Just have patience. Let him do. क्योंकि एग्जाम तो उसे अकेले को देना है। क्या ये? हाँ, तो लेकिन आप निकाल क्या रहे हो? चलो एक चीज निकाल के दो सारे, अब यहाँ ध्यान दो, दोषी यहाँ ध्यान दो। वो तो बोलेगा, हमें यहाँ ध्यान देना ना बेटा। तो कंपटीशन रिड्यूस कर, देखो आपको निकालना है, ये इसको क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब पार्टिकल फेंका यहाँ से, वो जहां गिरा उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मुझे रेंज निकाल के दो। चलो करना क्या है, जो मटेरियल, जो मशीनरी आपने अभी यूज की, वही मशीनरी यूज करके आप मुझे निकाल के दो।
हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगा वो, करेक्ट है टोटल, लेकिन किस में है वो? देख सुनो 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 सुनो, प्रॉब्लम लिख लिया आपने कॉपी में, लिख लिया, ड्रॉ कर लिया है? अब आपके पास कौन से टूल्स है? टूल्स कौन से आपके पास? तो लगाओ टूल्स को। करेक्ट करेक्ट, स्पेशली जीरो आप लोग तो यार सारे पानी में ही बैठ गए। चलो एक काम करो, पहले ये लेक्चर का बेटा ध्यान, अभी ध्यान दे, आप क्या करो, सबसे पहले जो ये हमने सीखा वो एक 5 मिनट में नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें सीखी है हमने। फिर आप नया जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको 5 मिनट के ब्रेक के बाद उस पर अटेम्प्ट करो, उसके ऊपर टूट पड़ो। पहले इसको 2 मिनट में देख लो कि क्या क्या हमने सीखा है, ठीक है? उसको क्या क्या सीखा है देख लिया, सारे वेक्टर है, वेक्टर एडिशन है, सारे वेक्टर्स हैं। ये इसमें क्या छुपा हुआ है बताओ, ये इक्वेशन है, इसमें क्या छुपा हुआ है? जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट जीरो पे नहीं है। अच्छा ओके, ये तो ठीक, ये तो ठीक। मैं आपको ना इस इक्वेशन को, ये कितना इक्वेशन है? एक इक्वेशन है, मैं कहूंगा कि ये 2 इक्वेशन है, एक एक्स के लिए, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन छुपे हुए, वेक्टर इक्वेशन है ये, समझे? अब आप लोग सारे रेडी हो या आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए? बोलो रेडी हो तो आप सब ध्यान दो, और मैं जो प्रॉब्लम देता हूं उसको आप सॉल्व करो। जगह देखते हैं यहाँ पे और ढंग से, यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। आप लोग किसी डिस्कशन किए बिना अगर फोकस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे फोकस करो, प्रॉब्लम ये है कि ये u कितना दिया मैंने, ये जाएगा ऐसे, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मुझे ये डिस्टेंस निकाल के दो बस। जो हमने किया है वही तो करना है हमें। थोड़ा सा ट्विस्ट है हृदय इसमें, सोचोगे तो निकल के आएगा। उल्टा जाओ, हाउ विल यू फाइंड दिस? करेक्ट, जस्ट फोकस, यू विल डू इट। टाइम को निकालो, टाइम को निकालो, बस उस पे सोचो। और तुम्हें 1D आता है हृदय? हु कंट्रोल्स द टाइम? वो टाइम मतलब यहां से निकला, यहां पे गिरा, तो जब तक गिरता है उसको क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, जब तक हवा में था। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी। क्लोज, वेरी क्लोज। इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ये क्या है? ux, ये क्या होगा? uy। इससे ज्यादा मैं आप आई एम गिविंग यू द क्लू, दिस इज द लास्ट क्लू दैट यू हैव।
नाउ यू शुड बी एबल टू थिंक एंड सॉल्व. सर अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैक्सिमम हाइट और इस साइड मैक्सिमम हाइट और इस साइड मैक्सिमम हाइट, वेयर हाँ. टाइम वेस्टिंग 0 है मैक्सिमम. सर मैं 10 लिख मैक्सिमम यहाँ पे 0 होगी. यू कैन डू इट वॉट एवर वे यू डू. स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पर y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट सेम. हृदय भूल जाओ कि कोई x है. भूल जाओ. y कंपोनेंट में भूल जाओ. u ऑफ y 6 होगा और उससे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन बना देंगे. करेक्ट है. करेक्ट है. बहुत सही जा रहे हो. टाइम नहीं है तो हमारे पास थर्ड वाले इक्वेशन है. अब तुम्हारे पास सब कुछ है, टाइम भी है. तुम भूल जाओ x में कुछ है. मैं अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम y में देता तो क्या तुम मुझे सॉल्व करके नहीं देते. भूल जाओ x कुछ है. बोलो बेटा. अगर आपने ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं होगी. एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा. व्हाई नॉट. करेक्ट. सर उससे कुछ हमने जो एक्सेलरेशन ऐड भी करना पड़ेगा ना. हमने कुछ एक्सेलरेशन तो डाला भी होगा बहुत. अरे बेटा अभी तक तो हम डालते थे 1D में, तब ऐड किया था, तब तुमने नहीं पूछा मुझे. अब 2D आया तो खुद का दिया. बोलो बेटा. डिस्प्लेसमेंट 3.2 मुझे नहीं पता है. तुमने किया क्या ये बताओ. मैंने वो x कंपोनेंट को अलग कर दिया हाँ एंड देन टाइम निकाल लिया लाइक 1.3 प्लस 2 माइनस 3.20 स्क्वायर. ठीक है वो करके. अरे आप लोग अब देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो. टाइम क्या होता है भाई साहब. 2u बाई जी. अब यहाँ पे u की जगह क्या लिखूंगा मैं. खत्म बात. मेरा 9.6 आ रहा है. 9.6 आ रहा है. s मतलब रेंज. सर अगर हम टाइम के बिना भी करें तो v स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2s कर सकते हैं. v स्क्वायर माइनस तुम ये बोल रहे हो v स्क्वायर. माइनस ओके. लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे तुम्हारा तुम्हें रेंज निकालना है. मतलब यू विल से दिस इज sx, you will say this is x, this is x. 9.6. तो आप लोगों ने t निकाला कि नहीं. t क्या आ रहा है आप लोगों का. 6/5 जो भी है ऐसा आ रहा है. yes ऐसे ही. 6/5 ये 1.8 आ रहा है सेकंड. सॉरी 1.2. 1.2 आ रहा है. 2u by g. u x में 8 से y में 6 से Component. चलो मैंने मैक्सिमम हाइट वाला किया तो उसमें तो टाइम तो 2 सेकंड ही था. कैसे आया बेटा. मैंने पहले ऐसे डाला बाद में हाफ कॉस्ट मतलब बड़ा लंबा लंबा रूट जा रहा है तुम यार. बड़ा तुम रिसर्च कर रहे हो इसमें. सिमेट्री लगे. चलो देखो जिनको कंफ्यूजन है यहाँ देखो. अब यहाँ देखो जिनको कंफ्यूजन है. श्रेया आप लोगों को 1D आता है क्या. नहीं आता है. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस पार्टिकल को 6 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकूं ऊपर तो क्या होगा इसके साथ. ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा. अब मैं अगर पूछूं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ तो क्या आप मुझे निकाल के नहीं दे सकते. कितना होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं. ऊपर जाने को u बाई जी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा 2u बाई जी. तो मैंने ये क्या लिखा है. टोटल टाइम लिया है. करेक्ट है. अच्छा 2 तुम्हारा क्यों आया बताता हूँ. अब तुमने क्या गलती की. 2 into 10 डिवाइड बाई 10 किया तुमने. लेकिन 10 क्यों लिया. 2D है ना एक. इसको मोस्ट ऑफ यू डू दिस. मोस्ट ऑफ यू. अच्छा अब क्या करोगे. टी टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया आप लोगों को. अब टाइम तो या y हो या x हो टाइम तो टाइम सेम. अब देखो अब यहाँ देखो इस इक्वेशन को देखो सारे. ये इक्वेशन x में मैं यही लगाऊंगा या और कुछ लगाऊंगा.
यही लगाओगे। अब मुझे बताओ x में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा sx इज इक्वल टू, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? तो हमेशा याद रखो x में आपका ये इक्वेशन ये आ जाएगा। ये तो x है। अब टाइम तो आपने निकाल लिया ऑलरेडी, 6/5। ओके, 6/5 निकाला। ux क्या था बताओ मुझे? cos ऑफ 37 4/5, तो 10 इंटू 4 8 आएगा आपका। 8 आया, तो कितना आया फिर आपका? 8 इंटू 6 9 मीटर आएगा। y में, अच्छा y में जाने के लिए अब मैं दूसरा पूछूं, मुझे बताओ कि h max क्या है? h max h max इज u स्क्वायर बाय, तो बताओ u स्क्वायर बाय 2g क्या होता है? u y का स्क्वायर। हाँ, रेंज 1.8 मीटर। सबका आ रहा है? एच मैक्स आ गया सबका? बोलो बेटा, मैंने टाइम निकालने को फर्स्ट इक्वेशन यूज किया। कौन सा वाला? v is equal to u plus 8 अच्छा, v इक्वल टू, देखो सारे v इक्वल टू यू प्लस 8, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? टाइम मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो तुम v u तो होता नहीं कुछ, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये लगाओगे यहाँ पे। अच्छा, अब तुम्हें टाइम निकालना है, तुम्हें u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 आता है। अब तुम्हें टाइम निकालना है, तो इसको क्या लिखोगे तुम? क्योंकि ऊपर जाएगा ना तो 0 होगा, तो यहां से तुम्हारा एक टाइम निकल जाएगा ऊपर जाने का। तो इस टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं? u/g लिखते हैं कि नहीं? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहीं से तो टाइम निकलता है बेटा। तो हमको 1D क्लियर नहीं है, मतलब 1D सीधा t होता है 2u/h होता है, क्या होता है h? अगर मैं ये लिखूं कि मेरा टाइम है, ये क्या है बताओ? अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या है? फ्री फॉल का टाइम है। और ये आता कहां से? हवा में से? नहीं, हमारे जो फॉर्मूला है वहीं से तो आता है। और एक फॉर्मूला ये है, मैं अगर ये लिख दूं तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे? कहां पर लगाना है? कहां पर लगाना है? देखो, हमें चाहिए था क्या बेटा? मुझे रेंज फाइंड करना है, मुझे टाइम चाहिए था। तो टाइम कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, 2u/g। तो मैंने वही, मतलब y जो चाहिए वो लगाओ। कोई फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है बेटा। यही है, आएगा अपने आप, वो आ जाएगा। बेसिक नहीं क्लियर है, फिर डेरिवेशन की बातें करते हो। 1 सेकंड में डेरिवेशन हो जाता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। का प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम आपको यही पता नहीं है।
आर क्या है? अच्छा देखो, अब यहाँ देखो नहीं आंसर क्या है? 9.6 अरे क्या टोटल टी लिया टोटल टी लेना पड़ेगा। ऊपर वो उसको dx और dy को स्क्वायर करके देखो पढ़ो, यहाँ पे देखो, सुनो पढ़ो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें पढ़ो। देखो क्या लिखा है, देखो टाइम कॉमन होगा दोनों के लिए। एक्स और वाई में ऐसी कोई अलग अलग चीजें नहीं है, जहां तो एक ही रहा है, उसको एक्स वाई पता नहीं है, एक ही टाइम है, हम उसको एक्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वाई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो सेम ही है। अब सारे सुनो, यहाँ पे ध्यान दो सारे, यहाँ ध्यान दो। अब इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा, यहाँ ध्यान दो अर्णव, यहाँ ध्यान दो। इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा, पहली चीज कि x और y हम रेफरेंस ले रहे हैं, एक्चुअल इवेंट को ना x पता है ना y पता है, तो चीज टाइम जो है वो शुरू से लेके एंड तक एक ही टाइम है, चाहे x हो या y हो, ये क्लियर है। दूसरा, y में कौन क्या डिसाइड करेगा, y जो कंपोनेंट है y वाला, वो क्या डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा, क्योंकि ग्राउंड से लेके ग्राउंड में आने तक उसको कौन है, वो कौन कंट्रोल करता है, यू वाई। ऊपर जाने में नीचे जाने में टाइम कौन कंट्रोल करता है, वाई कंपोनेंट कंट्रोल करता है। अब आपको टाइम मिल गया वाई कंपोनेंट से, और यही तो टाइम एक्स में भी है, समझ गए आप लोग। अब यही आपको आगे ना रिवर में और फलाने में ये समझ में आना चाहिए कि कौन कंपोनेंट किसको कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे बातों को आप। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां पे मैंने जो प्रोजेक्टाइल फेंका, मेरा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, क्या वो पूरे टाइम में चेंज हुआ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी तो जी और कुछ नहीं। तो यही चीज है, अब इसको हम पढ़ते हैं, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये टाइम तो समझ में आया। अब ये प्रॉब्लम को हम लोग आगे बोलो, हाँ बोलो बोलो। ये है ऐसा, ये ऐसा है, ऐसे y एक्सिस, ठीक है, मतलब y एक्सिस को x बना दिया। हाँ हाँ बाकी सब सेम है, हाँ जो u y है वो सब सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हम देख उल्टे तो अगर आप इधर से ले रहे तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, तो u y इनटू टाइम नहीं होना चाहिए, होगा वो u y इनटू टाइम होगा। पर इसलिए हमें कुछ ऐसे चेंज कर दे तो एक्सिस चेंज की ना बेटा, पहले तुम क्या करो कि गड़बड़ मत करो। अगर एक्सिस चेंज करोगे तो वो जो है उसको 90 डिग्री फ्लिप करना पड़ेगा, वो सब नहीं। तुम करना क्या चाहते हो कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए y में, तो y में डिस्प्लेसमेंट यू आर सेइंग y में डिस्प्लेसमेंट, यू आर सेइंग y में डिस्प्लेसमेंट u y इंटू, गलत है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, और y में तो है ये भाई साहब कौन है, तो मैं y में क्या लिखूंगा, इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरा y में। उल्टा ना करना हो तो चलो बड़े, अब ये जो प्रॉब्लम था ना उसको ढंग से पढ़ते हैं, इसी प्रॉब्लम को तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है वो सारी आपको पूछेंगे, तो लिख रखा है, पढ़ लो एक बार, फिर आएंगे असली चीजों पे। क्या समझ में आता है बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है।
यू शेप में नीचे जाएंगे। ब्रिज। जब तक कि किसी चीज पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगता है, और हम असली चीजें जैसे 1D अब नहीं है, अब 1D नहीं रहा, अब 2D है मोशन, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कंपोनेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए हाँ, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं है। करेक्ट। और जीरो चलेगा। अगर हम जीरो चलेगा, चलेगा। अगर हम ऐसे सोचे तो ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंगुलर सॉरी एक्सलेरेशन एंगल क्या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो आपने नहीं बताया था AR, तो ग्रेविटी AR है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ जो है उसके सेंटर से AR लग रहा है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू। तो हम तो सेंटर पे ही है, तो जो भी चीजें अर्थ के ऊपर है उसको सेंटर की तरफ, मतलब ऐसे है, वो सर्कल है तो कोई यहाँ खड़ा है कोई यहाँ खड़ा है, लेकिन वो सारे सेंटर की तरफ है। ग्रेविटी इक्वल टू AR, यस, ऑफ अर्थ, यस, ट्रू, वेरी ट्रू। It is a conservative field which is a central force, that's why it is AR, you can say, correct. बट अर्थ तो बहुत बड़ा है, ग्रेविटी का सेंटर मतलब अर्थ का सेंटर। You may say that. और अर्थ के सरफेस में ऐसा कोई बॉल फेंक तो वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा अर्थ करेगा, कंपैरेटिवली बहुत छोटा करेगा। और अगर मैं उसको एक्सटेंड करके सर्कल बना दूं इमेजिनरी, तो उसका सेंटर तो अर्थ की क्रस्ट पे होना चाहिए, बट अर्थ का ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है अर्थ के सेंटर में। यस यस यस, तो फिर एआर कैसे होगा? जी ही है वो, आइदर यू से AR, क्योंकि तुमने ही तो बोला सर्कल है वो। एआर मानते हैं तो उस ग्रेविटी का सेंटर को क्रस्ट पे मानना पड़ेगा। क्रस्ट पे मतलब, चलो इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो ये एक सर्कल है और ये हमारी अर्थ है और ये उसका सेंटर है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आपने ये फेंका है, मतलब यहाँ आप खड़े थे ऐसे, आपने इसको फेंका ऐसे, अब ये गोल गोल घूम रहा है। चलो फ्रेया यहाँ ध्यान दो बेटा, ये खुश नहीं, वो बाद में, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। मैं सबको एक सवाल पूछता हूँ जो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आप लोगों ने पूछ ही लिया है। तो ये ग्रेविटी, मतलब मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखा दिया है, और मैं अगर कोई चीज़ फेंकूं, तो पहली बात तो है कि वो सर्कल में क्यों घूम रही है। आपने अब अर्थ पे कोई चीज़ फेंकते हो तो आप कहाँ अर्थ पे आके घूम रही हो, अर्थ पे आके पड़ती है, वो गिरती है, बट यू सेड कि ये सर्कल में घूम रही है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड कम टू योर माइंड इज व्हाई इट रोटेट्स इन अ सर्कल। तुमने मुझे बताया कि ये सर्कल में घूम रहा है, तो हाँ, अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैंने ऐसे फेंका, यू शेप में गया, वो गया ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। हाँ वैसे, हाँ, अब वो अर्थ के सरफेस को मान लो कि मेरा वेट जो बॉल डाल रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन से बहुत ज्यादा है, तो वो तोड़ के चला जाएगा अंदर, क्रस्ट को तोड़ के। हाँ, और क्रस्ट को तोड़ के अगर जीरो फोर्स लगा क्रस्ट में, तो उसी वेलोसिटी से सर्कल कवर करना चाहिए। नहीं, सर्कल क्यों कवर करेगा वो, वही तो, सर्कल क्यों करेगा वो, ऐसे क्यों करेगा। यू आर ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दिस। बहुत छोटा सर्कल जैसा वो उसका ही कंप्लीशन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वैसा ही, क्यों। क्योंकि अगर आप मान रहे हो कि वो एआर है तो वो उसको हर बार ऐसे ऐसे कवर करके सर्कुलर पाथ में लेने का तो ट्राई करेगा। फोर्स तो यहाँ लग रहा है, तो ये तो सीधा आपने फेंका, यहाँ आ जाएगा वो सीधा। हाँ, इसलिए तो वो उसको एआर नहीं मान सकते। नहीं, AR देखो, AR का काम है कि सेंटर की तरफ खींचना, समझ गए बात को।
तो उसने सेंटर की तरफ खींच लिया। अब वेलोसिटी का काम है कि अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी बनी रहेगी, अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो फिर वो अंदर कोलैप्स हो जाएगा। अगर वेलोसिटी थी उसके पास तो वो ऐसे ऐसे घूमता, बट उतनी वेलोसिटी होती क्योंकि अर्थ की रेडियस जितना हाइट है वो बिल्डिंग का, और उधर से बॉल फेंको तो जी क्या लेंगे हम? तो जी 980 तो नहीं होगा, वो थोड़ा अलग होगा। पॉसिबली मान ले आइडियल नहीं होती है। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो अर्णव, यहाँ ध्यान दो बेटा। हो गया, बहुत हो गया। आप लोगों का ना 1 घंटे के अंदर बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, फिर क्या होता है आगे नहीं बढ़ पाते हम लोग। हमारा 2 घंटे का लेक्चर है, तो वी आर सपोज टू बी डूइंग इट फॉर 2 आवर्स, सो लेट्स प्रोसीड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, क्या समझा अर्णव, बताओ मुझे। सिर्फ कोई चीज को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया नहीं, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट होगा। हाँ, तो ग्रेविटी इफेक्ट होगी, मतलब क्या होगा, सिर्फ y एक्सिस पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे a0, मतलब a0 मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो अगर रॉकेट्स या मिसाइल्स है तो उनके पास उनका खुद का एक्सेलरेशन होता है, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं माना जाएगा, और प्रोजेक्टाइल करते भी नहीं है वो, क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो कहाँ जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है कि वो आपको पता चल जाएगा। आप एनएलएम पढ़ रहे हो तो यूजुअली अगर सिर्फ ग्रेविटी है तो समझो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और काइनेमेटिक्स में तो हम कोई फोर्स कंसिडर करते, तो जब तक कि वो सिर्फ और सिर्फ जी के अंडर है तो वो हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। नाउ द पॉइंट विच हृदय हैज रेज्ड इज, सपोज करो कि मैं उसको सिर्फ ऊपर फेंक रहा हूँ, सिर्फ ऊपर फेंक रहा हूँ, तो भी एक्सटर्नल एक्सेलरेशन तो नहीं है, सो कैन आई कंसिडर दैट एज प्रोजेक्टाइल? यू कैन से दैट एज प्रोजेक्टाइल, बट यूजुअली हम थोड़ा सीधा सीधा तो फेंकते नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा तो हो ही जाता है वो। तो फ्री फॉल का मतलब है चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, वो फ्री फॉल में काउंट हो जाएगा, तो उसको फ्री फॉल कहेंगे। और थोड़ा सा टेढ़ा फेंका है तो उसको एट एन एंगल, थोड़ा भी, तो वो प्रोजेक्टाइल करेगा। और प्रोजेक्टाइल का आपको पता है कि ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये अब आप लिख सकते हो कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन फलाना लिखना। देखो एजम्पशन क्या है, अब हम जो करेंगे सारों में एयर रेजिस्टेंस नहीं, एयर रेजिस्टेंस है तो फिर एक्सटर्नल फोर्स आ गया, प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लिजिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। हाँ, ये फिर पाथ चेंज हो जाएगा, ये कर्वेचर इफेक्ट, वेरी, आप पढ़ेंगे, हम ये ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीज। रोटेशन ऑफ अर्थ वो भी निग्लेक्टेबल है, क्योंकि रोटेशन अगर कंसिडर करने गए तो एक्सेलरेशन लगेगा, करेक्ट है। कोरियोलिस कंपोनेंट भी करना कंसिडर करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, सब चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे अच्छे अजम्पशंस हैं, है ना, पूछे अगर तो यू शुड बी एबल टू राइट, वेरी गुड अजम्पशंस दे आर। चलो, फिजिकल इंडिपेंडेंस तो आपने देख ही लिया, अभी तो आपको करवा दिया वो सारी चीजें। देखो यहाँ पे ये डायग्राम में आप क्या समझते हो, प्रोजेक्टाइल का मतलब है ये ट्रेजेक्टरी, क्या दिखाया है, ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये क्या एरो है, वेलोसिटी, यू वाई, फेंका था देखो किस ये रेड एरो से फेंका था, थीटा पे फेंका था, तो जाएगा कैसे, ऐसे, ये टेंजेंट होगा इसको, जाएगा ऐसे। लेकिन देखो जाते वक्त क्या हो रहा है उसका, ये एरो देखो, ये एरो देखो, और ये एरो देखो, क्या चेंज हो रहा है उसका, y में वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। और y में कौन से इक्वेशन लगते हैं, y में इक्वेशन y वाले लगते हैं, vy इक्वल टू यू वाई, तो ये माइनस GT है, इसलिए ये देखो कम हो रहा है। अभी तो इसीलिए तो एग्जाम्पल करवाया आप लोगों को,
अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर जब नीचे आएगा तब उसकी ये वाली कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी थी, जितनी यहाँ पे इनिशियल थी, बट नेगेटिव में। और ये क्यों है, ये 1D में आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी सिमेट्रिक, टाइम सिमेट्री देखा, स्पीड सिमेट्री देखा कि नहीं देखा। तो यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा उसको, उतना ही टाइम यहां से यहां। नहीं, तुम्हारा बड़ा मेरे ऊपर से जाता है। मैं तो, तुम जो बोल रहे हो वो यही है कि 2u/g होगा वो। अब ये मुझे ऐसे करूं या मैं ऐसे फेंकूं, सीधा फेंकूं, y को पता नहीं x में कुछ हो रहा है, और x का पता नहीं कि y में कुछ हो रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों को जब मैं साथ में रखता हूं तो ये ऐसे आ रहा है, समझ गए। अब मैं आपको पूछूं कि इस पॉइंट पे, अभी पूछेंगे आगे, मुझे वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे आप, बेसिक से जाओ, हो जाएगा। या तो फिर आगे आगे हम थीटा निकाल के भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थीटा निकालेंगे ना, क्यों नहीं। देखो यहाँ पे देखो, x में कोई चेंज हो रहा है, x में तो कांस्टेंट है, और x वेलोसिटी क्या है, थीटा इन्वॉल्व है कि नहीं उसमें। x वेलोसिटी में थीटा इन्वॉल्व है, क्योंकि u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जो x कंपोनेंट है उसमें थीटा मिल गया आपको, तो वही थीटा तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है कि नहीं। आगे देखते हैं वो सारी चीजें, आगे देखते हैं। क्लियर है लेकिन ये डायग्राम कि y में क्या हो रहा है, x में क्या हो रहा है। x में वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बन जाएगा। चलो अभी आप क्या करो कि थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाँ, फिर सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम करो, फिर लेक्चर खत्म करो। तो देखो, अब ये इक्वेशन देख लो, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि उसी को आप अप्लाई करना। नहीं, हमने जो बेसिक इक्वेशन थे ना वही लगा है, सिर्फ ax उसमें 0 था। हाँ हाँ, हो गया ना। अब ये आप अप्लाई करोगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। वेक्टर होना चाहिए क्योंकि 2D है ना। टी सेम है, देखो दोनों में टी एक्स टी वाई नहीं लिखा है, टी कॉमन है। बढ़े आगे, चलो लो पहला एग्जांपल सॉल्व करो। सॉल्यूशन मत देखो, एक आंख बंद करो।
बनाते हैं ना। एक आंख बंद करके सिर्फ ये स्लाइड देखो, ये पार्ट फिगर देख सकते हो। और कौन बनाएगा? दूसरे में लिखना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बहुत बड़ा होता जाता है, फिर बुक कीपिंग लंबा हो जाता है। हाँ हाँ, ये मतलब यहाँ से फेंका है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ए जीरो मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे लाए। वर्टिकल नहीं, प्रोजेक्टाइल है बेसिकली, फेंका है। तो फेंका है तो ये गिरेगा तो यहीं पर। ये इसको मत देखो, ये वी मत देखो आप लोग। एवरेज वेलोसिटी रेंज अपॉन टाइम नहीं ले एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लगाओ अगर कुछ नहीं है तो। रेंज ही जीरो ही डिस्प्लेसमेंट एक्स में है। रेंज एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो करो फाइंड, कैसे फाइंड करोगे बताओ? यस, क्या करोगे? देखो एस क्या होता है आपका? अब देखो जहां से फेंका है वहां पे आया है, तो ये क्या होगा मेरा? अपने आप जीरो हो गया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एस एक्स बचा। और सर वैसे भी एक्स में तो कांस्टेंट ही रहता है। एक्स में कांस्टेंट रहता है, एवरेज भी वही होगा। एवरेज भी वही हो जाएगा अगर कांस्टेंट। यू कॉस थीटा है, अगर हम लोग वैसे भी करें तो वैसे करोगे तो भी यही है। हाँ, यू कॉस थीटा टी डिवाइड बाय टी, तो यू कॉस थीटा आ गया ना। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वही तो उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस सब एक है। समझे? प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला आप लर्निंग यहाँ पे ये है। इसने जो बोला ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो फिर दोनों सेम होगा। देखो क्योंकि सर इसमें एवरेज स्पीड किस निकाली? ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे वो रेंज डिस्प्लेसमेंट होता है सारे पॉइंट पे और डिस्टेंस तो प्रोजेक्टाइल 10 है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेट 10 हो जाएगी, क्योंकि और किसी भी पॉइंट पे आप जाओ इंस्टेंटेनियस, क्योंकि 10 थी चेंज ही नहीं हो रहा, तो किसी भी पॉइंट पे जाओ तो ये फिजिकली। सर वेलो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हम रेंज यूज करेंगे, बट एवरेज स्पीड का क्या प्रोजेक्टाइल? स्पीड क्या है? स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड की डेफिनेशन क्या है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो सब करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी पड़ेगी आपको, और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अभी पढ़ाएंगे आपको। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अभी कैसे निकालोगे? किया तो है हम लोगों ने। y क्या था मेरा, और x था हमारा। इन फेज से टाइम निकाल दो। ये जो देखो, अगर करना है तो कर सकते हैं, आसान है। पहले जो टाइम था वो टाइम अगर मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूं तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो वही तो मेरा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम। और टाइम को एलिमिनेट करना है, जो सिंपल वाले इक्वेशन से टाइम अगर मुझे मिल जाए, है ना, जैसे ये, इससे मुझे टाइम मिल जाएगा। ये उठा के मैं y में डाल दूंगा। y का इक्वेशन आपको पता है ना। इसमें जो भी टाइम है वो यहां से आया, उठा के डाल दूंगा मैं। अभी आएगा, लेकिन वो अभी आएगा, ठीक। तो मुझे ट्रेजेक्टरी मिलेगी। जैसे काइनेमैटिक्स में मैंने टर्निंग पॉइंट वाला एक लूप बोला, इसमें कोई ऐसे जो है हमको जो आएंगे वो सब कवर किए। पहले तो ये हम इनिशियल है, ये समझ में आया? आगे बढ़े।
चलो इसको सॉल्व करो, इसको करो सॉल्व। सॉल्यूशन मत देखो, सर तो वो वैसे नहीं होगा, गिरने से जस्ट नहीं वी नॉट पे थ्रो किया है, सब दिया है थीटा नॉट। V नॉट का कांस्टेंट रहेगा, वो जो अगर थीटा बन रहा है तो वो V नॉट cos थीटा होगा। वी नॉट कॉस थीटा होगा। कंपोनेंट पहला जो है वो कॉस थीटा नॉट था और दूसरा जो है वो कॉस थीटा होगा। दोनों इक्वेट करो भाई साहब, दो डिफरेंट एंगल, ये कुछ तो एंगल बनाएगा, कुछ तो एंगल बनाएगा ये। लेकिन ये जो भी बनाए इसका एक्स कंपोनेंट आपको पता है कैसे लेना है, इसका एक्स कंपोनेंट आपको पता है कैसे लेना है कि नहीं पता? कॉस थीटा यू कॉस। इसका एक्स कंपोनेंट पता है कि नहीं आपको कैसे लेना है? अब आपको पता है कि चाहे पॉइंट कोई भी ले लूं मैं, ये वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है। तो इस पे जो इसका एक्स कंपोनेंट था वही तो इसका एक्स कंपोनेंट था, और ये तो सब दिया हुआ है। V cos थीटा इक्वल्स टू V0 cos थीटा 0। करेक्ट, करेक्ट। इसके बाद क्या? बस इसके बाद आपको जो दिया है, देखो क्या क्या दिया है। वी फाइंड करने को बोला है, थीटा दे दिया है, cos थीटा को इससे ले। कॉस थीटा को इस साइड ले। अगर थीटा दिया होता तो वी फाइंड कर लो। थीटा का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ थीटा का कोई नहीं दिया है ना, एंगल थीटा। हां बट सॉल्व सॉल्व नहीं, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैंने अभी जो जिक्र किया था ना थीटा का, अभी नहीं, दो स्लाइड पहले बोला था। बिकॉज़ एक्स को तो चेंज नहीं होता, वो जो है वो सेम वही होगा। ये टूल्स दे रहा हूं मैं, ये जो प्रॉब्लम्स है वो टूल्स है आपके, एक एक टूल्स अभी बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अभी धीरे धीरे देखो कि अब ऐसा भी आएगा कि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तब निकालो v। परपेंडिकुलर भी हाँ एक्स में तो सेम ही रहेगा। x में तो सेम ही रहेगा, सही बात है। देखते हैं अभी ये सारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं 5 मिनट में, तो लास्ट प्रॉब्लम बस। डू नॉट लुक एट द सॉल्यूशन। इतना बड़ा सॉल्यूशन दे दिया, क्वेश्चन के एग्जैक्ट नीचे क्यों रखा है? क्या मैं हाथ रखता हूँ, चलो डिस्क्लेमर दिया आपने, अभी तो कॉस्ट की सॉल्यूशन पर निकालो आप लोग प्रॉब्लम पढ़ के निकालो, टाइम अलग है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। टाइम अलग है। हाँ हाँ फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। तो पहले vx में 1 सेकंड, vy में 1 सेकंड, उनका रिजल्टेंट ले। तो लास्ट वाली क्वेश्चन ये ना, मैंने 1 सेकंड देना था मुझे, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। वो इक्वेट कर दिया बाद में, ये कॉस्ट का है 1 सेकंड लेकिन मैंने चेंज कर दिया बाद में। cos थीटा और बाय cos 5 सेकंड्स। लेकिन इसको देखो, सॉल्व करने का तरीका देखो कैसा है। वेक्टर में सॉल्व किया इसको, सर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेके नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्यों नहीं, अलग अलग तरीके हैं, 2D है। अगर वेक्टर दिया है मुझे रूट ऑफ, ठीक है 64 80 करेक्ट है। आपने डिफरेंस सिर्फ उसमें इतना था कि उसमें नहीं था, बट इसमें एक जी है, प्रोजेक्ट है। करेक्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू माइनस। और ये जो एरो है वो क्या बता रहा है? बाय में कैसे चेंज हुआ है। हाँ मतलब 1 सेकंड के बाद पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल के उस साइड गया ना, नीचे आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन आप गौर करो कि आई कैप जे कैप से भी ये चीजें सॉल्व होती है।
अगर मैं थीटा ना देके आपको आई कैप जे कैप दे देता तो क्या आप कंफ्यूज होते? नहीं, आप ऐसे ही करते। वेक्टर फॉर्म में भी देते हैं, या तो थीटा दो या तो वेक्टर, दोनों चीजें एक है। एक साथ हो जाती है। अलग अलग नहीं करना। चलो अब और भी टूल ऐड करते जाएंगे, फिर आपका जो डेरिवेशन पार्ट है वो हम करेंगे, तब आप खुद ही कर लोगे डिराइव, है ना। डेरिवेशन के पार्ट है, करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। हो गया सबका? चलो टूडी मतलब क्या है कि आपकी 1D और पक्का होता जाएगा। रूट ऑफ 80 करेक्ट है, फिर उसको 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करो और ऐसे लिखो बेटर। ऐसे हम लोग वैसे ऐसे भी नहीं कर सकते हम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हर एक डायमेंशन में लगा देंगे x y z, हमको x y z